गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के 9:30 to 10 के BRTV के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस कैंसर केयर। ये आज का अपना टॉपिक है। कैंसर केयर इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑफ द LIC एज अ हेल्थ इंश्योरेंस। ये प्लान स्टैंड अलोन पॉलिसी है। इसका जो बेनिफिट्स है वो स्टैंड अलोन बेनिफिट है। मीन्स व्हाट कि इट विल नॉट बी रिलेटेड टू योर एक्चुअल एक्सपेंसेस। जो भी पॉलिसी लिया हुआ है वो उससे अपने को पैसा मिलेगा। इट विल बी नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज। यानी कैंसर के लिए जो भी खर्चा आता है उसके रिलेटेड नहीं है। जितना भी सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिया हुआ है उस तरह से मुझे पैसा मिलेगा। सो वी विल सी टुडे डिटेल्स ऑफ द कैंसर केयर और किस तरह से उसको हम लोगों के सामने रख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो आई विल स्टार्ट कैंसर केयर प्लान। This cancer care policy is a defined benefit policy. Defined benefit means what? जो भी हमने दिया हुआ है वो पैसा ही पैसा मिलेगा। मैंने पहले जैसा कहा, इट विल नॉट बी रिलेटेड टू योर एक्चुअल एक्सपेंसेस। डिफाइंड बेनिफिट मीन्स जितना भी पैसा ये पॉलिसी से मिलने वाला है वो मिलेगा ही मिलेगा। सो विल अंडरस्टैंड द कैंसर केयर प्लान इन डिटेल। फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज द कैंसर। क्या है? The cancer is the disease of the cell. Our human body having a more than 60,000 cells in our human body. Cancer develops when the normal cell in particular part of the body begin to grow out of control. यानी कभी कभी अपने को कई ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं या ऐसा थोड़े से बड़ा हुआ ऐसा चीज दिखता है जिसमें से उधर वो पर्टिकुलर पार्ट में बॉडी का जो पार्ट में थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का अपने को एक सेल दिखता है, वो जो थोड़ा ग्रो होते जाता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स। ऑल टाइप ऑफ कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो, डिवाइड एंड रीडिवाइड इंस्टेड ऑफ डाइंग एंड फॉर्म अ न्यू एबनॉर्मल सेल्स। मींस कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रो होते जाते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द एरिया में, या कभी कभी वो खत्म भी हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट में और अपने बॉडी पार्ट्स में फैल भी सकते हैं। सम टाइप ऑफ कैंसर सेल ऑफन ट्रैवल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ वेसल where they begin to grow. If you have diagnosis with the tumor, क्या होता है? अगर ट्यूमर हो गया तो पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं कि वो टेस्ट करने के लिए देते हैं, बायोप्सी करने के लिए देते हैं, और उसमें से अपने को पता चलता है कि ये ट्यूमर मिलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो वो भी हम समझ लेंगे कि मिलिग्नेंट एंड बिनाइन का मतलब क्या है। तो मिलिग्नेंट या बिनाइन से अपने को ये पता चलता है कि ये कैंसर अब मैं मेरे बॉडी अलग बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो कैंसरस है क्या नहीं है, या वो और फैल सकता है क्या नहीं है। ये सब अपने को बायोप्सी से ये अपने को पता चलता है। What is a tumor? A tumor is an abnormal lump or growth of the cell. When the cell in the tumor are normal, it is a benign. वो जब भी ट्यूमर जो है वो अगर नॉर्मल साइज का रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो इट कॉल्ड एज अ बिनाइन। Something just went wrong and they overgrew, produce lump. When the cell are abnormal and can grow uncontrollably, that tumor is called a malignant. To determine whether tumor is benign or cancerous, a doctor will be biopsy. जैसा मैंने बताया कि वो बायोप्सी करेंगे और उसके रिपोर्ट होने के बाद ही वो बताएंगे ये कैंसर बिनाइन है या मिलिग्नेंट है। सो बिनाइन का मतलब हम पूरा डिटेल में जानते हैं। बिनाइन refers to the condition, tumor or growth that is not cancerous. This means that does not spread to other part of the body. यानी बिनाइन रहेगा तो वो बाकी के पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है और उसका हार्मफुल ज्यादा नहीं रहता है। वो हम पूरा कट कर सकते हैं और आगे उसका फैलाव नहीं हो जाएगा।
Sometimes a condition is called a benign to suggest it is not a dangerous or serious. In general, benign tumor grows slowly and is not harmful. However, this is not the case always, but normally it will not be harmful. तो अपने कैंसर केयर प्लान में बिनाइन के लिए कवर नहीं है, पर मेलिग्नेंट रहेगा तो कवर है. A benign tumor may grow big enough or be found near the blood vessels, the brain, nerves, organs. As a result, it can cause problem without spreading to another body. है ना, ये दूसरे बॉडी को स्प्रेड नहीं होगा, उधर का उधर बढ़ते जाएगा. कभी कभी वो सीरियस हो सकता है, पर अदरवाइज ये स्प्रेड नहीं होता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द अपोजिट ऑफ बिनाइन इज द मिलिग्नेंट. Malignancy means badly and is tendency of the medical condition to become progressively worse. यानी बढ़ते जाता है, फैला होते जाता है. पहले स्मॉल स्टेज पे रहेगा, बाद में मेजर स्टेज पे जाता है और उसके लिए बहुत सा खर्चा करना पड़ता है. Malignancy, malignant neoplasm and malignant tumor are the synonyms with the cancer. तो ये malignant and benign में फर्क है. तो malignant जो रहता है, इट इज अ डेंजरस, स्प्रेड होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सा खर्चा करना पड़ता है. एक्सपेंसेस इज मोर. द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है? सो डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्टेज ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट्स टेक एनीवेयर फॉर द फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स और ईयर्स. करीबन 6-7 साल का कभी कभी उतना ट्रीटमेंट के लिए लगता है, पर स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा रहता है और एक्सपेंसिव रहता है. सर्जरी करना पड़ता है, रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है, केमोथेरेपी देना पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी देना पड़ता है, टारगेटेड थेरेपी देना पड़ता है, बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. तो ये सब चीज अपने को जब भी कैंसर होता है ये सब चीज करना पड़ता है. स्टेजेस ऑफ कैंसर. फर्स्ट स्टेज, अर्ली स्टेज, often referred to the carcinoma in situ, means the cancer cell still in the place where they started and not spread at all. and अभी तक स्प्रेड होना नहीं किया है. तो it is the early stage of the cancer. और धीरे धीरे करके it will be in the major stage. Major stage 2 means it is a larger and has spread into the nearby tissues. Major stage 3 means the cancer are affected limbs, nodes. and major stage 4 stage हम जो बोलते हैं कि बहुत ही फैला हो गया है, has a spread to other areas of the body. Stage 4 cancer is also called the metastatic cancer or advanced cancer. तो ये कैंसर के स्टेजेस है, अर्ली स्टेज एंड मेजर स्टेज. तो हमारे कैंसर केयर में ये सब चीज के लिए बेनिफिट्स दिया हुआ है. इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट दिया गया हुआ है. कॉस्ट ऑफ कैंसर केयर ट्रीटमेंट इन इंडिया. कैंसर ट्रीटमेंट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम द फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स और ईयर्स. One has to find out the long-term treatment to continue, यानी continuous treatment लेना पड़ता है. Average cost range from the 5 lakhs to 25 lakhs and more. तो ये एवरेज कॉस्ट है, यानी एवरेज मिनिमम कॉस्ट ओवरऑल अगर देखें तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है ही है. ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल कॉस्ट टू गेट द ट्रीटमेंट, यानी ये मेडिकल का तो खर्चा है, उसके सिवा एडिशनल खर्चे भी उसमें ज्यादा आ जाता है. बिकॉज यू हैव टू गो एवरी टाइम. उसका आपको ट्रीटमेंट देने के लिए वो हॉस्पिटल में रोज जाना या वीकली उधर विजिट करना, ये सब चीज के लिए अदर खर्चा अलग कॉस्ट आता है. वन में नेट टू पे द फॉर द लॉजिंग. बहुत से लोग आप सुने हुए भी, बॉम्बे में पर्टिकुलरली बाहर से लोग आते हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो ये एक लॉजिंग का अलग खर्चा रहता है. फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस हो जाता है. नर्सिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड एट होम ऑल्सो, कभी कभी ये भी जरूरत पड़ता है. कॉस्ट ऑफ डाइट, लॉस ऑफ वेज, बिकॉज जितना मैं पहले काम कर सकता था उतना ही मैं काम शायद नहीं कर सकूंगा, उतना प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, तो लॉस ऑफ इनकम या लॉस ऑफ वेजेस हो सकता है. तो ये एडिशनल यानी कैंसर के वजह से और भी कई खर्चे होते हैं, जिसमें से एडिशनल बर्डन फैमिली के ऊपर आ सकता है या हमारे इनकम के ऊपर, हमारे एसेट के ऊपर आ सकता है. रिपेमेंट ऑफ लोन इफ एनी, तो वो भी अपने को करना रहता है. So various additional expenses is there for the because of the cancer. Emotional तो होते ही है, but emotion के साथ ये भी additional खर्चे होते रहते हैं. ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन अफेक्टेड, उसके लिए मिनिमम 2.5 लाख फॉर 6 मंथ ट्रीटमेंट फॉर टू द 20 to 30 lakhs तक वो जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए. डायग्नोसिस टेक बायोप्सी करने के लिए या MRI
स्कैन, सिटी स्कैन, ये सब चीज के लिए करीबन 1 लाख रुपए का इनिशियल खर्चा आ जाता है उसके लिए। केमोथेरेपी के लिए करीबन, और ये वीकली रहता है या 15 दिन के बाद रहता है, तो एवरी केमोथेरेपी को मिनिमम 30,000 to 1 लाख पर सेशन लगता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर। मिनिमम 4 to 6 साइकिल्स ऑफ द केमोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। तो ये खर्चे, पीरियोडिकल खर्चे जो बोलते हैं ना, ये इसमें आ सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है 75,000 to 1 लाख रुपीज फॉर द एवरी वन सिटिंग को उतना खर्चा रहता है। सो दिस वे अपना एडिशनल खर्चा उसमें रहते जाता है। तो इसके लिए कॉस्ट, रेडिएशन थेरेपी 75,000 to 1 लाख रुपीज ऑन द 1 राउंड। हार्मोनोथेरेपी इट इज 16,000 to 30,000 फॉर द इंजेक्शन ऑफ जोडोलैक्स, यूक्रियन या पैमोरालाइन। तो इसके लिए एडिशनल खर्चा रहता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए करीबन 20 से 35, यानी ओवरऑल अगर कैंसर के लिए अगर हम देखेंगे तो मिनिमम 10 लाख से लेके 30-40 लाख तक का खर्चा आ सकता है। डिपेंड्स अपॉन अगेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज वो हिसाब से मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वो हिसाब से मेरे खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स सेज दैट 1 woman dies of the colorectal cancer every 8 minutes in India। ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है। फॉर एवरी 2 women, जनरली हम अगर हम देखेंगे कि मेल से फीमेल में ज्यादा चांसेस है या प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स में अगर देखेंगे तो ज्यादा वुमेन में ज्यादा ये है। और इसके लिए ये अपने पॉलिसी में कैंसर के लिए अलग अलग, मेल के लिए अलग प्रीमियम है और फीमेल के लिए अलग प्रीमियम है। So for every 2 women newly diagnosed with the breast cancer, 1 woman dies in India. As many as 2,500% die every day due to the tobacco related disease in India. Smoking accounts to be 1 in 5 death among the men and 1 in 20 death among the women, accounting for the estimated 9,30,000 death in 2010. तो ये 2010 का आज और बड़ा होगा। तो इस तरह से कैंसर के वजह से ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं और उसका खर्चा भी उतना है। कैंसर कवर इज द सप्लीमेंट्री बट इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट टू मेडिक्लेम। मेडिक्लेम होना ही चाहिए, बराबर है, पर मेडिक्लेम के साथ अगर कैंसर केयर एज अ सप्लीमेंट्री रहेगा तो जो मैंने पहले बताया कि अदर कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अदर कॉस्ट भी आ जाते हैं, वो कॉस्ट इसमें से कवर हो सकते हैं। बिकॉज इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट पॉलिसी। जो खर्चा है उससे कुछ मतलब नहीं है, आपने जो पॉलिसी लिया वो हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जो अदर कॉस्ट इन्वॉल्व रहते हैं वो जो मेडिक्लेम से कवर नहीं होते हैं या मेडिक्लेम से डायरेक्टली उतना मिलता नहीं है, तो ये अदर कॉस्ट कवर इसमें से कवर हो जाता है। बाइंग मेडिक्लेम रहेगा, बाइंग हायर कवर विल बी कॉस्टलियर, बिकॉज अगर 50 लाख का मुझे कवरेज करना है, करीबन अगर आता है 5 से 50 लाख का कवरेज और मुझे 50 लाख का मेडिक्लेम लेना पड़ेगा, तो वो हिसाब से मुझे मेरा प्रीमियम भी ज्यादा आएगा। मेडिक्लेम इज नेसेसरी, नो डाउट, बट सप्लीमेंट्री ये लेंगे तो दोनों पैरेलली चलेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा अपने लिए फायदेशीर रहेगा। वेटिंग पीरियड मे बी 2 to 3 years। मेडिक्लेम विल कवर इनिशियल मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। इट मे नॉट कवर द फुल अमाउंट स्पेंड ड्यू टू द सब लिमिट्स और द, उसका जो कैपिंग रहेगा तो शायद ऊपर का नहीं होएगा। ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा अगर छोटा पॉलिसी रहेगा तो कैपिंग रहता है, तो वो भी मेरा कटिंग हो सकता है। इट विल नॉट पे फॉर द लॉस ऑफ इनकम, 100% वो तो नहीं होगा, बट समवेयर इधर कैंसर कैसे लॉस ऑफ इनकम डायरेक्टली कवर नहीं हो रहा है, पर इनडायरेक्टली मेरे पॉलिसी से जो पैसा आएगा, बिकॉज मेडिक्लेम से भी मैं क्लेम कर सकता हूँ और कैंसर केयर से अलग से मैं इसमें से कम क्लेम कर सकता हूँ। हियर वी आर टू सबमिटेड ओनली जेरॉक्स कॉपी ऑफ द दैट ट्रीटमेंट कि बाबा ये मेरा कैंसर का स्टेज है और ये डिक्लेयर हुआ है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट से हम इसके ऊपर आपको क्लेम देते हैं। तो अपने को ओरिजिनली देना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो इनडायरेक्टली लॉस ऑफ इनकम जो होता है ये इसमें से मैं कवर कर सकता हूँ। नो रीइंबर्समेंट फॉर द ट्रैवलिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस, जो मेडिक्लेम से नहीं होता है, वो कवरेज ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली ये पॉलिसी से कवर हो जाएगा। क्लेम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट इंश्योर्ड। जितना भी क्लेम है उतना ही, जितना खर्चा है उतना ही मेडिक्लेम से हो जाएगा। तो जो भी एडिशनल खर्चा होता है वो इसमें से कवर हो सकता है। नो प्रीमियम वेवर बेनिफिट, प्रीमियम वेव नहीं होता है, अपने को मेडिक्लेम का प्रीमियम आगे भरना ही पड़ता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस विल नॉट कवर, जो मैंने पहले बताया कि कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस रहते हैं, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग,
बाकी भी जो रहता है इमोशनली भी रहता है, मेरा इनकम लॉस होता है, जो भी मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो ओवरऑल ये पॉलिसी से हमारे कवर हो सकते हैं. सो कैंसर कवर सपोर्ट टू मेडिक्लेम, इट इज वेरी गुड सॉल्यूशन टू कवर ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस. दैट इज द सिंपल वे से मैं अगर बताऊं कैंसर केयर को, तो एक अपने सपोर्टिव सिस्टम के हिसाब से इट इज अ वेरी गुड प्लान. एंड पर्टिकुलरली आई सजेस्ट टू यंग जनरेशन, आपको ये प्लान लेना ही है. और इसका प्रीमियम भी इतना कम है, तो उससे हम पूरे 30 साल के लिए हम पूरा कवरेज हम ले सकते हैं. तो हम वो समझ लेंगे कि किस तरह से उसका कवरेज होता है, वो आगे समझ लेंगे. पहले हमने देखा कि कैंसर क्या है, कैंसर किस टाइप का रहता है और किस तरह से उसका खर्चा होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, ये सब हमने अभी तक देखा. सो मेक योर फाइनेंस इम्यून टू कैंसर, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द फाइट अगेंस्ट द कैंसर. इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द LIC कैंसर कवर. ये पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, बट कभी भी कैंसर हो गया तो उसके इतने अच्छे बेनिफिट है जिसके कारण अपने ओवरऑल कॉस्ट सब कवर हो सकते हैं. रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, यानी डिफाइंड बेनिफिट या फिक्स बेनिफिट प्लान है. प्रपोजल ऑन द ओन लाइफ ओनली, प्लान इज अलाउड अंडर नॉन मेडिकल, है ना. इसके लिए मेडिकल चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है. जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो डिक्लेरेशन को से आपको पॉलिसी दिया जाएगा. बेनिफिट ऑप्शन, 2 benefit option are available for the which can be chosen by the proposer at outset. यानी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए. लेवल सम एश्योर्ड मीन्स व्हाट, कि आपने अगर अभी 50 लाख का पॉलिसी लिया तो थ्रू आउट द टर्म आपका कवरेज 50 लाख का रहेगा. दैट इज अ लेवल सम एश्योर्ड. दूसरा जो है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, एवरी ईयर फर्स्ट 5 years के लिए एवरी ईयर 10% से आपका इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते जाएगा. मींस अगर 50 लाख का पॉलिसी लिया है तो फर्स्ट ईयर 50 लाख का कवरेज रहेगा, नेक्स्ट ईयर वो 55 लाख का हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 60 लाख का हो जाएगा. ऐसे करते करते पहले 5 साल आपका 10% से बढ़ते जाएगा और बाद में 5 साल के बाद टिल एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर द दैट सम एश्योर्ड. जो भी इंक्रीज होके हुआ है तो उतना आपका कवरेज चालू रहेगा. तो वो हम देखेंगे, एग्जांपल लेके हम ये इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसका इंक्रीजिंग रिस्क कवर हो सकता है. तो आपको ये 2 ऑप्शन दिया गया है स्टार्टिंग में कि आपको ये चूज करना है कि मुझे ऑप्शन 1 में जाना है या ऑप्शन 2 में जाना है, और सेकंड मेल है या फीमेल है. उसके बाद अपने को प्रीमियम पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना प्रीमियम है. Until the diagnosis of the first cancer, या ये 10% जो बढ़ते जाएगा ये 5 साल, या अगर उसके बीच में अगर डायग्नोसिस हो गया तो उधर तक कितना बढ़ गया उतना अपना इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज हो सकता है. मींस फॉर एग्जांपल कि 3 साल के बाद अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, 3 साल के बाद अपना इंश्योरेंस इंक्रीजिंग में कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर 50 लाख, सेकंड ईयर 55 लाख, सेकंड ईयर 55 लाख, थर्ड ईयर के बाद वो 60 लाख हो जाएगा. तो अगर उसके बाद अगर डायग्नोसिस हो गया तो आगे जो भी बेनिफिट मिलेंगे मुझे 60 लाख के हिसाब से मिलेंगे. तो इस तरह से अपना डायग्नोसिस, अपना इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड बढ़ते जाता है. एज लिमिट इसके लिए 20 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए एंड अप टू एज 65, मेल फीमेल अलग अलग उसका प्रीमियम है, और 20 इयर्स टू 65 इयर्स का लिमिट है. इसका टर्म जो है मिनिमम 10 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स, पर आई एडवाइज टेक फॉर द लॉन्ग टर्म. यानी 30 इयर्स का टर्म अवेलेबिलिटी है तो आप तो 30 इयर्स का ही लेना है, बट मैच्योरिटी एज इज मैक्सिमम 75 इयर्स. तो यानी 65 इयर्स का है तो उसको 10 इयर्स का ही मिल सकता है, बिकॉज मैच्योरिटी 75 तक ये रहेगा. पर अगर 20 साल का लड़का है तो उसको मैक्सिमम 30 इयर्स का यानी 50 तक रहेगा. तो ऐसा टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म का जो मिनिमम मैक्सिमम है, और मैच्योरिटी एज इज मैक्सिमम 75 इयर्स. सम एश्योर्ड मिनिमम 10 lakhs टू मैक्सिमम अप टू 50 lakhs, इतना सम एश्योर्ड का ले सकते हैं. हो सके उतना ज्यादा सम एश्योर्ड का लिया तो ऑलवेज बेटर, यंग एज में ज्यादा सम एश्योर्ड का लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. पर मैक्सिमम लिमिट इज 50 lakhs इंक्लूडिंग ऑल क्रिटिकल इलनेस एंड सबका मिला के. कैंसर को अपने पार्ट बाय पार्ट ले रहे तो टोटल अमाउंट इज 50 lakhs इज मैक्सिमम कवरेज. अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, 50 lakhs का हम पॉलिसी ले रहे हैं, एज 30 है, 30 इयर्स का टर्म ले रहे, तो एट द एज ऑफ 60 आपका पॉलिसी प्रीमियम खत्म हो जाएगा और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर.
ये पॉलिसी के लिए मेल के लिए प्रीमियम इज 9,971, तो 30 इयर्स में वी पे 2,99,000 इन ऑप्शन 1। मैंने इंक्रीजिंग नहीं पकड़ा है, ऑप्शन 1 में जो थ्रू आउट द ईयर 50 लाख का कवरेज रहेगा। वही फीमेल के लिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, 18,231, सो टोटल प्रीमियम 5,46,000 भरते हैं और कवरेज फॉर द 50 लाख थ्रू आउट द ईयर 30 इयर्स के लिए मुझे मिलेगा। अभी हम ये समझ के लेते हैं, अगर इन केस ऑप्शन 1 थ्रू आउट द टर्म सम एश्योर्ड इज 50 लाख, फुल टर्म इज 50 लाख, ऑप्शन 2 10% इंक्रीज फॉर एवरी ईयर टिल 5 इयर्स, मीन जैसा मैंने बताया कि पहले साल 50 लाख का कवरेज रहेगा, बाद में 55 लाख का हो जाएगा, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से 60 लाख का कवरेज हो जाएगा, फोर्थ ईयर के बाद 65 लाख, 70 लाख एंड फिफ्थ ईयर के बाद टोटल 75 लाख, यानी 10% नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो उसके बाद आपका रिस्क कवरेज देयर आफ्टर 75 लाख का कंटिन्यू रहेगा, यानी 5 साल के बाद आपका रिस्क कवर 75 लाख का हो गया। पॉलिसी कितना 50 लाख का, प्रीमियम भरेंगे 50 लाख के लिए, बट 5 साल के बाद आपका रिस्क कवरेज 75 लाख से हो जाएगा एंड टिल अप टू मैच्योरिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीरियड, यानी 30 में लिया हुआ है, 36 के बाद 60 तक मेरा कवरेज 75 लाख, यानी जो भी आगे बेनिफिट मिलेंगे वो 75 लाख के हिसाब से मिलेंगे, ना कि 50 लाख के हिसाब से। तो बेनिफिट भी बढ़ते जाता है और ठीक है थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा, बट उसके वजह से अपने को बेनिफिट भी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो हो सके तो इंक्रीजिंग लेवल पे लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा है। अभी हम ये समझ के लेते हैं, देयर आर द जो अपने को जो बेनिफिट्स मिलने वाला है डिपेंड्स अपॉन द कैंसर के स्टेजेस क्या है। तो अगर अर्ली स्टेज है, डिटेक्ट हो गया, तो 25% ऑफ द सम एश्योर्ड इज रिफंड, यानी मैंने अगर 50 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है तो 50 लाख का 25% दैट इज 12,50,000 रुपीज रिफंड मिलेगा। अभी यही मैंने इंक्रीजिंग लेवल पे लिया हुआ है, अगर यही पॉलिसी में इंक्रीजिंग लेवल पे लिया होगा और 7वें साल में, फॉर एग्जांपल 7वें साल में अगर डिटेक्ट होता है तो 7वें साल में मेरा 50 लाख का पॉलिसी का इंश्योरेंस कवरेज कितना हो गया 75 लाख, तो मुझे जो 25% मिलने वाला है वो 75 लाख का 25% मिलेगा, ना कि 50 लाख का। 50 लाख का मुझे ऑप्शन 1 में 50 लाख का 25% मिलेगा, बट अगर इंक्रीजिंग में लिया है और वो डिटेक्ट अगर कैंसर का डिटेक्ट 7 साल के बाद हो गया, यानी आगे हो गया 7 साल के बाद, तो मेरा कवरेज 75 लाख का है तो उसका 25% मिलेगा। तो ये इमीडिएटली मिलेगा, प्लस नेक्स्ट 3 इयर्स का प्रीमियम वेव हो जाता है। 3 साल तक प्रीमियम भरना नहीं है, बाद में अगेन 4th ईयर के बाद यानी डिटेक्ट होने के बाद नेक्स्ट 3 ईयर का प्रीमियम आपको वेव है। ये एडिशनल एडवांटेज इंश्योरेंस LIC ने दिया हुआ है कि वो टाइम पे जो खर्चा आता है वो टाइम प्रीमियम भरने के लिए तकलीफ हो सकता है, ये अंडरस्टैंड करके LIC ने उसको 3 साल के लिए वेव दिया है। 4th ईयर से अगेन आपको जो भी एग्जिस्टिंग प्रीमियम है वही कंटिन्यू रखना है। तो ये अर्ली स्टेज कैंसर में एडवांटेज दिए हुए हैं। अगर यही अर्ली स्टेज कैंसर धीरे आगे बढ़ गया और मेजर स्टेज में गया, तो अगर अर्ली स्टेज का पैसा लिया हुआ है, हो सकता है ना कि पहला अर्ली स्टेज और बाद में मेजर स्टेज में गया, तो ऑलरेडी अर्ली स्टेज का लिया हुआ है पैसा, तो बैलेंस कितना बचा 75% दैट इज 37.50 लाख, तो वो बैलेंस अमाउंट वो टाइम पे लमसम में मिल जाएगा। वही अगर मैंने इंक्रीजिंग पे लिया हुआ है और मेरा इंक्रीजिंग लेवल का इंश्योरेंस कवरेज 75 लाख का हो गया, तो 75 लाख का 75% आई विल गेट एट द टाइम ऑफ द मेजर स्टेज कैंसर। उसके ऊपर डायरेक्ट मेजर अगर डायरेक्ट हो गया यानी डिटेक्ट ही नहीं हो गया, अर्ली स्टेज एकदम मेजर स्टेज पे गया, बिकॉज फॉर दिस ऑल थिंग इज डॉक्टर सर्टिफिकेट एंड डॉक्टर का जो डिस्चार्ज कार्ड रहेगा अपना हॉस्पिटल का वो सबमिट करना है, उसके ऊपर जो रहेगा वो कंसिडर करके LIC उसका क्लेम देगी। तो अगर डायरेक्टली मेजर स्टेज में गया हुआ है तो उधर का उधर ही 50 लाख रुपीज मिल जाएगा। अगर उसका कवरेज इंक्रीजिंग होते होते 75 लाख हुआ है तो 75 लाख रुपीज डायरेक्टली लमसम दिया जाएगा। ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव, आगे के सब प्रीमियम वेव आगे भरना, एक बार मेजर स्टेज होने के बाद आपके सब प्रीमियम जो भी प्रीमियम है 9,971 या 18,000 ये प्रीमियम स्टॉप हो जाएंगे। एवरी मंथ 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, अगर वो इंक्रीजिंग लेवल पे है तो 75 लाख का कवरेज हुआ है तो 75 लाख का 1% इज 75,000 पर मंथ,
और इधर मैंने एग्जांपल लिया है लेवल सम एश्योर्ड, यानी थ्रू आउट द ईयर 50 लाख का कवरेज रहेगा, इसके लिए 50 रुपया पर मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए मिलते जाएगा, एंड इट विल नॉट बी रिलेटेड टू द दिस बैलेंस टर्म। 10 ईयर्स के लिए देना ही देना है एलआईसी को, यानी लास्ट 5 साल में भी कुछ हो गया तो भी एलआईसी 10 ईयर्स तक देते रहेगी। सो ओवरऑल 60 लाख रुपीज मुझे मिलने वाला है, यानी पहला 50 लाख रुपए मिलने वाला है। एक बार मेजर स्टेज या फर्स्ट स्टेज हो गया, उसके बाद मेजर स्टेज हो गया तो 50 लाख तो मिलने ही वाला है। उसके ऊपर एवरी ईयर पीरियोडिकल रिटर्न फॉर 50,000 पर मंथ, बिकॉज ये जो खर्चा होता है अपने को बिकॉज ऑफ द कैंसर, ये कवरेज इसमें होता है, तो 50,000 रुपया पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मिलते जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं पकड़ूंगा तो 60 लाख रुपया ये मिल गया, 50 लाख रुपया ऑलरेडी मिल गया, प्रीमियम भी स्टॉप हो गया मेरा। तो ओवरऑल 50 लाख के पॉलिसी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली एनीथिंग मेजर स्टेज कैंसर हो गया तो ओवरऑल 1 करोड़ 10 लाख रुपीज मुझे मिल जाता है। प्लस ऑन डेथ ऑल्सो आफ्टर मेजर, यानी अगर समझो मेजर स्टेज कैंसर हो गया और 5 साल के बाद डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, एलआईसी ने कमिटमेंट कितना दिया है 10 साल के लिए, तो बचे हुए 5 साल उनके लीगल एयर को मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट इन द दिस कैंसर केयर, कि ये ऐसे नहीं है कि वो जब तक जिंदा है तब तक सिर्फ नहीं है, ओवरऑल 10 ईयर्स, वेदर वो 10 साल वो लाइफ एश्योर्ड जिंदा है या नहीं है, वो 10 साल पैसा देने ही वाले हैं। So on death also after the major stage cancer 1% of the eligible sum assured monthly for the balance one to the legal heir हम देंगे। Waiting period is for the 180 days for the commencement or commencement date or the revival, यानी मैंने आज पॉलिसी लिया, आज दिसंबर का दिन है, दिसंबर में जब भी मैं पॉलिसी लेता हूं वो दिन से 180 डेज तक मेरा वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी उसका रिस्क कवरेज 6 महीने के बाद चालू होएगा पॉलिसी लेने के बाद। सर्वाइवल पीरियड इज द 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस, यानी मुझे आज अगर कैंसर हो गया तो 7 दिन तक मैं सर्वाइव होना चाहिए। 99% लोग इतना जल्दी इमीडिएटली डेथ होने का परसेंटेज बहुत कम है, बट सर्वाइवल पीरियड एक कंडीशन है कि 7 डेज अगर मैं डिटेक्ट होने के बाद हूं, उसके बाद मुझे ये सब बेनिफिट्स चालू हो जाएंगे। ग्रेस पीरियड इज ओनली फॉर द 30 डे, ये ध्यान में रखना जरूर है कि मुझे किसी भी हालत में ये पॉलिसी 30 दिन के अंदर प्रीमियम भरना है, यानी एडवांस प्रीमियम ही भरो। एक बार ड्यू डेट हो गया तो इमीडिएटली या उसके 5-10 दिन पहले प्रीमियम भर दो, बिकॉज अदरवाइज एक बार लैप्स हो गया और कुछ भी हेल्थ इश्यू आ गया या अनफॉर्चुनेटली तभी कैंसर डिटेक्ट हो गया तो आपका सब पॉलिसी वेस्ट। सेकंड थिंग, रिवाइवल के बाद भी मेरा 180 डेज का वेटिंग पीरियड चालू हो जाता है, यानी एक बार एक दिन भी लेट किया तो मेरे 6 महीने के लिए वेटिंग पीरियड आ गया, तो 6 महीने तक कुछ भी हो गया तो मुझे ये पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए ध्यान से ये पॉलिसी विद इन 30 डेज भरना जरूरी है। ये उसको मैं जनरली बोलता हूं सबको, या मैंने भी मेरे पॉलिसी में कैंसर पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को टोटल मैंने प्रीमियम को रेड करके रखा है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये मुझे पहले भरना है, उसके बाद बाकी सब पॉलिसी का प्रीमियम, बिकॉज इसमें से जैसा एज बढ़ता है तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है रिवाइवल के टाइम या वेटिंग पीरियड के लिए। तो इसके लिए मुझे ये ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी को प्रीमियम टाइम पे भरना है। पर रियली इट इज सपोर्ट टू मेडिक्लेम, इट इज वेरी गुड पॉलिसी। आप ये पॉलिसी को अगर बड़ा पॉलिसी के साथ, अगर मैं ये भी बोलता हूं कि बड़ा पॉलिसी में अगर मैं लेता हूं 1 करोड़ का तो 5-6 लाख का प्रीमियम आता है, और उसका जो सर्विस टैक्स आता है वो सर्विस टैक्स में करीबन ये पॉलिसी निकल जाता है, यानी पहले साल सर्विस टैक्स 4.5% रहता है, आगे के बाद 2.5% 2.25% सर्विस टैक्स होता है। तो जितना प्रीमियम कम होता है ना, वो प्रीमियम में ये पॉलिसी मुझे एडिशनल में दे सकता हूँ। तो ये बड़ा पॉलिसी के साथ अगर मेरा है तो एक एडिशनल सपोर्ट या एक अपने प्रोटेक्शन के लिए ये कैंसर केयर लेना बहुत जरूरी है। और आजकल के आप अगर देखेंगे कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द कैंसर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उसका खर्चा भी बढ़ते आता है, एंड फॉर दैट मेडिक्लेम तो होना ही चाहिए। पर मेडिक्लेम के साथ विद द सपोर्टिव अगर मेरे पास कैंसर केयर है तो मेरे जो भी अदर एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब इसमें से कवर हो सकते हैं।
So for that, cancer care is one of the good solution for my additional expenses. So thank you very much for this class. 9:30 to 10 क्लास में आज हमने कैंसर केयर के बारे में समझा, सीखा। और मैं जरूर बोलता हूं कि आप ये पर्टिकुलर पॉलिसी यंग जनरेशन के लिए मस्ट है, एंड उसमें फीमेल यंग जनरेशन के लिए 100% इट इज रिक्वायर्ड। जितना कम एज में आप लेंगे उतना अच्छा है। ये नॉन मेडिकल पॉलिसी है, आप जैसा भी पॉलिसी निकालेंगे किसी का, इमीडिएटली वो कंप्लीट हो सकता है, एंड 100% बेनिफिट फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज दे एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, मेरा एसेट को प्रोटेक्शन हो जाता है। बिकॉज ऑफ कैंसर केयर मेरी जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो मेरा प्रोटेक्ट हो जाता है, मेरा वो खर्चा नहीं होता है। और उसमें से प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो इट्स अ पीनट्स ऑफ द 50 लाख के सामने, जो मुझे इनकेस कैंसर केयर का अगर कुछ प्रॉब्लम आज कैंसर होता है तो करीबन 1 करोड़ 10 लाख मुझे पूरा बेनिफिट मिलता है। और उसके सामने अगर मेल रहेगा तो भी हम कितना 2 लाख 2.5 लाख का प्रीमियम भर रहे हैं टोटल 30 साल में। अगर फीमेल भी रहेगी तो करीबन मैं कितना भर रहा हूँ, 5-6 लाख का प्रीमियम भर रहा हूँ। बट इनकेस कुछ हो गया तो मेरा कितना प्रोटेक्शन हो गया मेरे एसेट को। सो थिंक अबाउट द कैंसर केयर एंड स्प्रेड दिस पॉलिसी टू ऑल योर क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एज वेल एज आपके बाजू में जो भी है उनको ये कैंसर केयर के बारे में बताओ, समझाओ, और उनको ये पॉलिसी का इंपॉर्टेंस बताओ कि क्यों लेना चाहिए, और उसको पेश करो। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक वेडनेसडे 9:30 to 10 के क्लास में। थैंक यू।